सार संग्रह के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी से हो रही होगी। तो आज के हम डेली करंट अफेयर के बारे में हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम रिलेवेंट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इस क्लास से जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। और कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप का जो क्लास लेते हैं तो उसका पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आप हमारे सार संग्रह टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से देख भी सकते हैं। तो आपको पर डे का क्लास वहां पर टेलीग्राम चैनल से अपलोड किया जाता है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए पुलिस महानिर्देशक, जम्मू कश्मीर के नए पुलिस महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया हुआ है? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है बच्चों? तो ऑप्शन ए है नलिन प्रभात, ऑप्शन बी है आर सवेन और ऑप्शन सी है बी श्रीनिवासन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह किस पद पर थे? तो एनएसजी के महानिर्देशक के पद पर, एनएसजी के महानिर्देशक के पद पर यह पहले कार्य कर रहे थे। अब इनको जम्मू कश्मीर के नए पुलिस महानिर्देशक बनाया गया है। और किसके स्थान पर बनाया गया है बच्चों इनको? तो आर एसवैन के स्थान पर, इन्हें नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का नया महानिर्देशक बनाया गया है। अगर हम बात करें कि बी श्रीनिवासन कौन है बच्चों? तो बी श्रीनिवासन एनएसजी के महानिर्देशक हैं। कौन है बच्चों? एनएसजी के महानिर्देशक इनको बनाया गया है। तो आपको जम्मू कश्मीर के नए पुलिस महानिदेशक कौन है बच्चों? तो नलिन प्रभात को है और इनके द्वारा वहां पदभार ग्रहण किया गया है। और इसके पहले वह क्या थे बच्चों? उनके द्वारा डीआईजी के रूप में भी कार्य किया गया है। तो आपको उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी किसी राज्य के महानिदेशक बनाए जाते हैं तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जम्मू कश्मीर के नए पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात है और एक कौन से हैं? एक आईपीएस अधिकारी हैं। और किस बैच के आईपीएस अधिकारी हैं बच्चों? तो 1992 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं और इनके द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया गया है। तो आपको इसको समझना होगा और जानना होगा। और नलिन प्रभात कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यह हिमाचल के मनाली के थुंगरू गांव से यह इनका संबंध है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नलिन प्रभात भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो यह हिमाचल प्रदेश के मनाली जिले के थुंगरू से यह संबंधित है। और इनका जन्म 14 मार्च 1968 ईस्वी को किया गया था। और वे आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और इनके द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इसको आप सही से
याद कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है? किसका शुभारंभ किया गया है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो कहां पर किया गया है बच्चों? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा झारखंड के हजारीबाग में इसका शुभारंभ किया गया है और एक जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किया गया है। और इस अभियान को शुरुआत करने के लिए, संचालित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की जागरूक किया गया है? तो 79,150 करोड़ रुपया इस अभियान को संचालित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जो आपको जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह 30 राज्यों और अन्य शासित प्रदेशों के लिए यह जारी किया गया है। इसमें 549 जिलों को 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को फायदा मिलने वाला है। तो यह आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इस योजना को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान का शुभारंभ किया गया है, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड में गैप को खत्म करने के लिए इस योजना को, इस अभियान की शुरुआत किया गया है। और इसमें 17 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा इसे संचालित किया जाएगा। तो यह आपके लिए यह क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह जनजातीय योजना से यह संबंधित है। और बात करते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान भी की योजना को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री के द्वारा 2-3 योजनाओं को शुभारंभ किया गया है, तो यह उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब यह दूसरी योजना है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत कितने करोड़ रुपया जारी किया गया है? इसमें 1360 करोड़ रुपये की परियोजना का इनके द्वारा शिलान्यास किया गया है। और इसमें 1380 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनेंगे और 120 आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। 250 बहुउद्देशीय केंद्र खोले जाएंगे और 10 स्कूली छात्रावास का निर्माण इसमें शामिल है। तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत इन योजनाओं को संचालित किया जाएगा, जो आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट। तो इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लगभग 3000 गांवों में एक विशेष कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित 75,800 से अधिक घरों के विद्युतीकरण के लिए एक योजना को शुरू किया है। अब अन्य पहलों पर कौन से है बच्चों? तो इसमें 275 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का संचालन करना है और 500 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना किया जाएगा और 250 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना किया जाएगा और 5550 से अधिक पीबीटीजी गांवों में पाइप के द्वारा जल पहुंचाया जाएगा। तो ग्रामीण विकास के मद्देनजर रखते हुए इन योजनाओं को लागू किया गया है, क्योंकि जब भी हम
ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाते हैं, तब हमारा देश एक कदम आगे बढ़ता है और कार्य करना शुरू करता है। इसी मद्देनजर भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इन योजनाओं की शुरुआत किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी में नए बाहरी सदस्यों को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने नए बाहरी सदस्यों की नियुक्ति किया गया है इसमें? तो ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। तो इसका सही जवाब है इसमें 3 बाहरी सदस्यों को नियुक्त किया गया है जो कमेटी से अलग है। ये कौन कौन से लोग हैं? तो इसमें राम सिंह, शौकत भट्टाचार्य और नागेश कुमार, ये 3 व्यक्ति हैं जिनको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाहरी सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो राम सिंह है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ये डायरेक्टर हैं राम सिंह, जिन्हें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सदस्य बनाया गया है। वहीं सौगात भट्टाचार्य के बारे में हम बात करते हैं, तो इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। कौन है बच्चों? तो इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और इनको मॉनेटरी पॉलिसी में शामिल किया गया है। वही नागेश्वर कुमार एक अर्थशास्त्री हैं। नागेश्वर कुमार कैसे हैं बच्चों? तो एक अर्थशास्त्री हैं और इनको इस मॉनेटरी पॉलिसी में शामिल किया गया है। तो इन 3 नए सदस्यों को शामिल किया गया है, राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश्वर कुमार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इन्हें शामिल किया गया है। तो प्यारे बच्चों, जब भी किसी कमेटी में नए सदस्यों को शामिल किया जाता है तो उसके नाम को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उससे नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे एमपीसी के नए सदस्यों के बारे में भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं, इसके अलावा इसमें 6 सदस्य होते हैं और जिनमें 3 केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं, 3 बैंक के गवर्नर होते हैं और 3 बाहरी होते हैं। टोटल मिलाकर 6 सदस्य होते हैं। तो नए बाहरी सदस्यों को मैं नाम की चर्चा कर चुका हूं। अब बैंक के केंद्रीय गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर माइकल पत्रा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव रंजन इसमें शामिल हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। वही हम बात करते हैं जो एमपीसी के बाहरी सदस्यों में अभी वर्तमान में थे, वो नए 3 थे और जो अभी वर्तमान में जिन्होंने इससे इस्तीफा दिया है उसका क्या नाम है बच्चों? असीम गोयल, प्रोफेसर जयंत वर्मा और दिल्ली के वरिष्ठ सलाहकार शशांक भीरे इसमें सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। तो ये लोग कौन है व्यक्ति? तो यह इस पद से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जो अपने पहले इन नए सदस्यों के नियुक्त होने से पहले ये लोग उस पद पर आसीन थे। तो नए व्यक्ति का नाम और जिन्होंने सेवानिवृत्त हुए हैं उन व्यक्तियों के नामों को आपको जानना जरूरी है, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा अली गिरीशामी
रूपा अली गिरिसामी और दिलना कोलनाथ को दुनिया का चक्कर लगाने के लिए किस राज्य से रवाना हुए हैं। यह दो महिलाएं हैं, देख लीजिए बच्चों, एक यह है और यह है। यह रूपा अली गिरिसामी और दिलना कोलनाथ ने दुनिया के चक्कर लगाने के लिए ये लोग रवाना हो चुके हैं। तो इनको कहाँ से रवाना किया गया है बच्चों? तो ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब गोवा होगा। इनको गोवा से हरी झंडी दिखाकर इनको रवाना किया गया है। यह दुनिया के चक्कर लगाने के लिए भारत से निकले हुए हैं। और गोवा के लेफ्टिनेंट कमांडर है, यह लेफ्टिनेंट कमांडर है रूपा अली गिरिसामी और दिलना कोलनाथ को दुनिया के चक्कर लगाने के लिए इन्होंने रवाना हुआ है। और इनको किसने हरी झंडी दिखाया है बच्चों? तो नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और दक्षिण नौसेना कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल बी श्रीनिवास और अन्य सदस्य उपस्थित थे। और इन्हीं के उपस्थिति में इन दोनों को हरी झंडी दिखाकर दुनिया को चक्कर लगाने के लिए इनको रवाना किया गया है। और यह कितने महीने के लिए सफर करेंगे? तो यह 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए दुनिया के चक्कर लगाएंगे। और यह कितने किलोमीटर तक लगाएंगे बच्चों? तो 21,600 समुद्री मील का इनके द्वारा चक्कर लगाया जाएगा। तो यह आप इसे नोट कर लेंगे, 21,600 समुद्री मील का इन दोनों के द्वारा चक्कर लगाया जाएगा। और कितने मंथ में लगाया जाएगा बच्चों? तो यह 8 मंथ में ये चक्कर लगाया जाएगा और पूरे यात्रा करके फिर वापस आना होगा। और यह किस जहाज से गई है बच्चों? तो यह INS भी तारनी, INS भी तारनी जहाज से इन्होंने सफर की शुरुआत किया है। और इसी जहाज से यह 21,600 किलोमीटर की यात्रा का अपना सफल यात्रा बनाएंगे और इनको दुनिया का चक्कर लगाएंगी। और क्या क्या उनको समस्याओं से झेलना पड़ रहा है और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके ये दोनों महिलाएं भारत वापस आएगी। अब बात करते हैं दिलना कोलनाथ के बारे में। तो दिलना कोलनाथ यह केरल के किस जिले से संबंधित है? तो यह कोझिकोड, यह केरल के कोझिकोड के रहने वाली है। और यह नौसेना में कब शामिल हुई है बच्चों? तो यह 2014 ईस्वी में यह नौसेना में शामिल किया गया था। इसके पहले इनके पिता भी देवदासन भारतीय सेना में सेवारत थे। इनके पिता भी फौज में कार्य कर चुके हुए हैं। वही हम बात करें रूपा अली गिरसामी के बारे में, तो ये पांडुचेरी से संबंधित है। ये पांडु जिले से, पांडु केंद्र शासित प्रदेश से रहने वाली है। और यह 2017 ईस्वी में नौसेना में शामिल हुए थी। कब शामिल हुए थे बच्चों? तो 2017 ईस्वी में यह नौसेना में शामिल हुई थी। और इनके भी पिता जीपी अलागिरी सामी भारतीय वायुसेना का अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो इनके पिता वायुसेना में
कार्य कर चुके हैं और इनके भी पिता भारतीय सेवा में कार्यरत थे और ये दोनों महिलाओं ने दुनिया के चक्कर लगाने के लिए रवाना हो चुकी है। तो इन लोगों के बारे में भी आपको जानने की आवश्यकता है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 4 कंप्रेस्ड संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीसी प्लांट के निर्माण का शुभारंभ किया है? कितने? 4 कंप्रेस्ड या संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीसी प्लांट का निर्माण का उद्घाटन किया गया है। तो यह किस शहर में, किस राज्य में किया गया है बच्चों? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो प्रधानमंत्री के द्वारा असम में इनका उद्घाटन किया गया है और असम में इन्होंने कितने? 4 कंप्रेस्ड या संपीड़ित बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। और ये 4 प्लांट कहाँ कहाँ लगेगा असम के? तो असम के गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में इस प्लांट को लगाया जाएगा। तो लगाया गया है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना होगा। जब भी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किसी भी चीज का शिलान्यास या उद्घाटन किया जाता है या इनॉग्रेशन किया जाता है तो यह चर्चा का विषय बनता है और इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको याद करके रखना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा किया गया है बच्चों? आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन ए है प्रताप राव जाधव और ऑप्शन बी है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रताप राव जाधव के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और यह कहां पर किया गया था बच्चों यह सम्मेलन? तो यह मुंबई में आयोजित किया गया था और उन्हीं मुंबई में ही इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? प्रताप राव जाधव के द्वारा आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 के उद्घाटन किया गया है। मैंने पिछले क्लास में भी आपको सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे। तो आपसे मैं चर्चा किया था कि जब भी आप सम्मेलन टॉपिक का अध्ययन करें तो आप उसके अध्यक्ष, क्या किस चीज का ध्यान रखेंगे बच्चों? अध्यक्ष, स्थान, थीम के बारे में बात करेंगे और मुख्य बिंदु। इस सम्मेलन के मुख्य बिंदु क्या है? इन सारे पॉइंटों को ध्यान में रखकर हम सम्मेलन टॉपिक की तैयारी करते हैं और इन्हीं की पॉइंटों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब भी आप सम्मेलन टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इस तरह से अपने सम्मेलन टॉपिक को तैयारी करना है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें राष्ट्रीय पोषण मास 2024 का समापन समारोह किस शहर में आयोजित किया गया है? अभी राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह किस शहर में किया गया है बच्चों? तो ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब रांची में इसका समापन किया गया है। और यह कितने क्रम का है बच्चों? तो यह 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का यह समापन किया गया है। और इसकी शुरुआत कहाँ किया गया था बच्चों? तो इसका शुरुआत गांधीनगर, इसकी शुरुआत गांधीनगर किया गया था और गांधीनगर के गुजरात में। कहाँ किया गया था बच्चों? तो गांधीनगर के गुजरात में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था बच्चों? तो इसकी शुरुआत अन्नपूर्णा देवी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। तो यह आपको याद करके रखना होगा कि 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुरुआत तो गांधीनगर से हुआ है, परंतु इसका समापन कहाँ हुआ है? तो झारखंड के रांची में इसका समापन समारोह आयोजित किया गया है। और यह पोषण से संबंधित है, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। इनको सही खाना और पोषण के संबंधित बातों के बारे में बताया गया है। तो आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए यह 7वें राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया था या आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024 किस शहर में आयोजित किया जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब होगा न्यू दिल्ली में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024 का शुरुआत किया गया है। और यह इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में इस पर चर्चा किया गया है। और यह किसके द्वारा किया गया है बच्चों आयोजन? तो यह भारतीय नौसेना के द्वारा इस इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024 का शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है बच्चों? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। तो यह आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि इस वर्ष देश में महात्मा गांधी का कौन सा जन्मदिन मनाया गया है? अभी कल महात्मा गांधी का जन्म दिवस था, गांधी जयंती था। सारा देश गांधी जयंती कल मनाया है। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है 45वें, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 155वें, ऑप्शन डी है 160वें। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 155वें जन्मदिन मनाया गया है। किसका? तो महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया गया है। तो इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कौन से क्रम का जन्मदिन मनाया जा रहा है।
तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और गांधी जी के द्वारा भारत में किए गए कार्यों को याद करने के लिए और उनको योगदान के लिए उनके हम जयंती मनाते हैं। और यह कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, यह 2 अक्टूबर को प्रत्येक साल गांधी जयंती के रूप में हम याद करते हैं, क्योंकि गांधी जी के द्वारा बहुत से भारतीय स्वतंत्रता के लड़ाई में उनका योगदान दिया गया है। गांधी जी के ही द्वारा करो और मरो का नारा दिया था। और यह किस करो और मरो का है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में, किस आंदोलन में बच्चों? तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। और यह आंदोलन कब हुआ था बच्चों? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किया गया था। और महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह हो गया, नमक आंदोलन हो गया, या बहुत से उनके द्वारा असहयोग आंदोलन हो गया। और वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर वो चलने वाले व्यक्ति थे, तो इसीलिए उनको भारत सरकार के द्वारा उनके नामों को याद करने के लिए गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आज के हम डेली करंट अफेयर में आपसे हम चर्चा कर चुके हैं जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है। और आप सभी अपने तैयारी अच्छे ढंग से करिए, क्योंकि आप जब अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और सफल बन सकते हैं। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करिए। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक इसे शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।